आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेड एग्ज़ाम 2024 जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है कि मलेरिया से। इससे पहले मैंने और भी सारे टॉपिक कराई हुई है, उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बन गया है, जाके आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। वो सारी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे ईवीएस की एनसीईआरटी शाम 7 बजे यहाँ पे डेली क्लासेस होती हैं, जो कि आपको पता ही होगा। तो फटाफट आप दोस्तों एक पेन लीजिए और नोट्स और अपने ईयरफोन लगा लीजिए, या फिर किसी ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे शोरगुल ना हो। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं कराती जा रही हूँ वन लाइनर में, वो फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए मलेरिया। पहला पॉइंट क्या है, रोनाल्डो रोज ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। तो सबसे पहले किसने मलेरिया के बारे में बताया कि यहाँ पे मच्छरों, किस मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है, और यहाँ पे मलेरिया वर्ड किसने दिया, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको पता ही लग गया होगा कि यहाँ पे जो रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है, वो कहाँ के निवासी थे, वो रोनाल्डो रोस, वो भारतीय मूल के थे, ठीक है। पहला पॉइंट आप फटाक से नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आज धीरे धीरे चीज़ें कराती जाऊंगी, वन पॉइंट व पॉइंट, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। कैसा होता है जो मलेरिया होता है, वो कैसा मतलब होता है, उसको क्या मतलब, अगर उसके काटने से हमें किस तरीके से, मतलब उसका लक्षण क्या होते हैं, बुखार में कपकपी और ठंड लगती है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से होता है। उस मच्छर का नाम क्या है, तो इस मच्छर का नाम है एनाफिलीज। क्या नाम है, एनाफिलीज। इस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जो मलेरिया हमें किस मच्छर के कारण होता है, तो वहाँ पे नर मादा ऐसे तरीके से दिया रहेगा, तो आप यहाँ पे लगाएंगे मादा, ठीक है। मादा, यहाँ पे जो मादा एनाफिलीज होता है, उस मच्छर के काटने से हमें मलेरिया रोग हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया को दूर करने की दवाई किस यहाँ पे कौन सी होती है, तो यानी यहाँ पे सिनकोना पेड़ की छाल से, ठीक है। मलेरिया की जो दवा होती है वो किससे बनाई जाती है, तो सिनकोना एक पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है उसी से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। आई होप आपको यहाँ पे देखिए मलेरिया के बारे में पता चल गया होगा। मलेरिया हमें मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने की वजह से होता है। सबसे पहले इसे किसने बताया, इसे सबसे पहले यहाँ पे रोनाल्ड रोस ने बताया। आपको यही बस लिखना है यहाँ पे मलेरिया के बारे में अपने नोट्स में। यहाँ पे चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने के लिए चीज़ें लिखी है, बाकी आपको यहाँ पे दो ही पॉइंट लिखना है। एक कि कौन सा मलेरिया मतलब सॉरी कौन सा मच्छर हमको काटने से मलेरिया हो जाता है, दूसरा इसका किसने बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनाफिलीज, यहाँ पे देखिए एनाफिलीज सॉरी सॉरी एनीमिया, यहाँ पे देखिए एनीमिया के बारे में दिया गया है, ठीक है। एनीमिया रोग हमें कैसे होता है, ये चीज़ें आपको बताया जा रहा है। अब पहला पॉइंट आप इसे लिखिए एनीमिया, क्योंकि सीटेड में रोग से मतलब डिजीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप फटाक से यहाँ पर डिजीज हेडिंग डालिए, और इसके बाद जो 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है उसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एनीमिया, एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो एनीमिया किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी के कारण होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे मतलब एनीमिया रोग
मतलब इसके लक्षण क्या है? यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इसके बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं, इससे बच्चे क्या होते हैं? बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि जब शारीरिक और मानसिक पे कोई चीज़ प्रभाव पड़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका कोई काम में मन नहीं लगेगा। यहाँ पे पढ़ाई तो एग्जाम्पल के लिए ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये रहा एनीमिया के बारे में। देखिए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे देखिए एनीमिया रोग बहुत ही ज़्यादा इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले पालक गुड़, और यहाँ पे देखिए हरी सब्जी हो ही गया, गुड़ हो गया, और इसके बाद आंवला नहीं, पालक, गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जी। ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जी। इससे क्या होता है कि आपके यहाँ पे इसमें क्या होता है? आयरन मिलता है। गुड़ से भी आयरन मिलता है, पालक से भी आयरन आपको देखने को मिलता है, हरे पत्ते से भी आपको आयरन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एनीमिया रोग से बचने के लिए आप इसको यहाँ पे इस चीज़ का सेवन करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उधीव, देखिए इस तरीके से उधीव है, देख ही रहे होंगे यहाँ पे उधीव। तो यहाँ पे देखिए सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर क्या करते हैं? मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इसी पकी सब्जी को उधीव, गुजराती में उधीव का मतलब उल्टा। तो यानी देखिए इस तरीके से ये उधीव होता है। इसको यहाँ पे जो सब्जियां होती है इस मटके में डाल दिया जाता है, फिर इसके बाद ऊपर से एक लेप लगाकर यहाँ पे देखिए इस मटके को सील कर देते हैं। सील करने के बाद इसको उल्टा करके आग में यानी कोयले में पकाया जाता है, और उसी पकी हुई सब्जी को क्या कहते हैं? उधीव। और उधीव गुजराती में क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उल्टा। ठीक है, इसका मतलब होता है उल्टा। यहाँ पर ये भोजन प्रकार का है, जैसे कि आपने देखा कि सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं, उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इसी पकी हुई सब्जी को उधीव, गुजराती में उधीव का मतलब उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद और क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट, उधीव के साथ। यहाँ पे देखिए उधीव के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। मतलब ये उधीव सब्जी हो गया, फिर इसके साथ यहाँ पे बाजरे की रोटी, मक्खन, दही, छाछ, इसका यहाँ पे उसके साथ, जैसे हम लोग अपने क्या होता है यूपी बिहार और हर जगह पे सब्जी के साथ रोटी का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे उधीव के साथ बाजरे की रोटी, मक्खन, दही और छाछ भी इसे खा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे उधीव। अब देखिए यहाँ पे कि ये देखिए इस तरीके से ये लिंगह्यून फेन, ये एक प्रकार की यहाँ पे देखिए है, जो कि यहाँ पे हांगकांग में खाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिंग हूँ फेन, ये देखिए आपका यहाँ पे हांगकांग में, ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ पे दिया रहेगा एक लड़की ऐसे इस तरीके से यहाँ पे एक लड़की बनी होती है, और वो बोलती है ये होता क्या है, लिंग हूँ फेन ये क्या है? तो इसके बारे में ही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि सीटेड में ये बार बार पूछता है लिंग हूँ फेन ये कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। ठीक है, तो लिंग हू फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। हांगकांग में इसे चाव से खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग हूँ फेन ये कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है और किससे, यानी सांप। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि सांप से बनी हुई सब्जी यानी सांप से बना हुआ पकवान वो कहाँ पे खाया जाता है और इसके नाम क्या है, तो आप यही बताएंगे लिंग हूँ फेन जो है वो सांप के बना हुआ पकवान होता है और ये खाया जाता है हांगकांग में। ठीक, देख लीजिए इस तरीके से ये होता है।
अब यहाँ पे देखिए क्या गया है कि खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय, ये भी पूछता है। जैसे अचार हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, दूध, दही, मक्खन, इसको कैसे हम कहाँ घरेलू उपाय में इसको सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे देखिए चीज़ें, यहाँ पे घरेलू उपाय क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए दूध को उबालते हैं। दूध को क्या करें, अगर दूध हम बाज़ार से या मार्केट से लाके या फिर इसके बाद यहाँ पे दूध, ताज़ा दूध अगर ऐसा रख दिया जाता है तो वो क्या कुछ टाइम का हो गया, मतलब 3-4 घंटे का हो गया तो दूध खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, अगर हम उबाल कर रख देंगे तो काफ़ी टाइम आप यहाँ पे चलता है। नहीं तो आप इसे फ्रिज में भी यानी रेफ्रिजरेटर में भी आप इसे रख सकते हैं। फिर इसके बाद हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए एक कॉमन बात है, आप सभी को भी ये चीज़ें पता होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखा है तो यहाँ पे कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं छोड़ी जाएगी जो आपसे यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि आपके सीटेट एग्ज़ाम में छोटी से छोटी पॉइंट यहाँ पे पूछी जाती है जो कि आपको लगेगा कि ये तो कॉमन है, सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी जानना और इसके बाद एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज़ें बहुत ही डिफरेंट होती है। तो उसके हिसाब से आपकी खुद की नॉलेज नहीं, वहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लाइन यहाँ पे लिखी गई है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात आप फटाफट इसे नोट करते जाइए एक जगह से, जो चीज़ें आपको कराई जा रही हैं यहाँ पे। तो हरा धनिया को आपको पता ही चल गया, हरा धनिया किसमें, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। फिर पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। कैसे, पके हुए चावल को क्या करते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। दूसरा बात यहाँ पे देखिए, दूसरी बात इसे आप नोट कर लीजिए, प्याज और लहसुन को तो खुले में रखते हैं, नमी से बचाते हैं। तो प्याज और लहसुन को क्या करेंगे, खुले में रखते हैं, नमी से बचाते हैं। अगर उसमें नमी लग जाएगा तो उस पर क्या है, एक आप देखेंगे हरा हरा प्रकार का एक फफूंदी लग जाता है, इसलिए यहाँ पे सूखी जगह पे इसे रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, प्याज और लहसुन आपका काफ़ी टाइम तक नहीं चल सकता। पके हुए चावल को भी एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। फिर इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे और चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पे अब बात आती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन कैसे होता है ये चीज़ें आपको बताई जा रही है अच्छे से। तो हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में, आखिर ये होता क्या है और सीटेट में किस तरीके से क्या क्वेश्चन मधुमक्खी पालन से आता है। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ दोस्तों, आप इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं तो चीज़ें आपको बस क्या करना होता है, एक लाइक ही करना होता है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जो भी दोस्त देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मधुमक्खी पालन बिहार के मुजफ्फरपुर का, यहाँ पे देखिए बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के जो फूल होते हैं मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। तो ये कहाँ पे, तो ये फटाक से आप इसे नोट कर ली वन लाइनर में कि बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव में, क्या कहते हैं, जो मुजफ्फरपुर जिला है उसी में, उसके यहाँ पे बोचाहा जो गांव है उस इलाके में लीची के जो पेड़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार में मुजफ्फरपुर में लीची के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब लीची सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, बिहार में आपको देखने को मिलता है। ये आपका एक जीके तैयार हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो लीची का जो फूल होता है उस फूलों को मधुमक्खियाँ बहुत ही उस फूल को लुभाती, मतलब जो फूल है उस मधुमक्खियों को लुभाती है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी वहाँ पे इसलिए उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। ये पॉइंट आपका हो गया कि लीची कहाँ मिलता है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाहा गांव में। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि ये सबसे इसका सही
सही टाइम क्या होता है? तो इसका सही टाइम जो पीरियड होता है अक्टूबर से दिसंबर माह, ठीक है। ऐसे ये तो बहुत ही ज़्यादा इस टेट में पूछता है। आप प्रीवियस ईयर अगर आप देखे होंगे तो उसमें ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अक्टूबर से दिसंबर माह क्या होता है? मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मधुमक्खी पालन का मतलब किस अध्ययन में किया जाता है? तो एपी कल्चर में किया जाता है। मधुमक्खी पालन किस अध्ययन में किया जाता है? तो एपी कल्चर अध्ययन में किया जाता है। लीची के जो फूल होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं। मतलब क्या होता है कि फरवरी में ही खिलते हैं और मधुमक्खियाँ तभी से ही रस को, जो फूल के जो रस होते हैं उसको इकट्ठा करने में तभी लग जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर माह में वो अपने बच्चे को जन्म देती है और वही समय होता है सही समय कि मधुमक्खी पालन करने का सही समय वही होता है, अक्टूबर से दिसंबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मधुमक्खी हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छत्ते में एक रानी होती है, बाकी जो अंडे देती हैं छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। और इसके बाद यहाँ पे गेट के सामने कुछ मधुमक्खियाँ होती है और कुछ मधुमक्खियाँ जो काम करने वाली होती है, जो शहद को लाती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे क्या होता है? उससे होगा यहाँ पे, उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है और पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। उसने ये कहा कि जब किसी मधुमक्खी को, यानी पहले एक छत्ता होता है, पहले इस तरीके से आप समझिए, इस तरीके में एक रानी होती है। कौन होती है? एक जो मधुमक्खी होती है वो रानी होती है। इसके बाद इस छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, लेकिन जो काम करने वाले, जो शहद लाने वाला काम होता है उसमें कुछ काम करने वाली, मतलब नौकरानी प्रकार से बोल सकते हैं, वो मधुमक्खियाँ होती हैं। तो वो क्या करती हैं? वो शहद लाने का काम करती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बता दिया जाता है, तो यहाँ पे अगर कोई भी मधुमक्खी को अगर रस मिल जाता है, किसी फूल पर रस ज़्यादा मिल जाता है, तो वो एक प्रकार उसी फूल पर मंडराने लगती हैं। एक प्रकार का उनका एक नृत्य होता है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि यहाँ पे फूल यानी रस मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पे देखिए मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी इन्हीं का काम होता है। तो प्लीज़ दोस्तों सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपको ये चीज़ें बहुत ही और इधर उधर नहीं मिलेगा। चीज़ें आपको यहाँ पे लाइन टू लाइन चीज़ें एनसीईआरटी की कराई जा रही है। शाम 7 बजे की ईवीएस की क्लास होती है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो को कॉपी करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। टेलीग्राम पे जो भी ग्रुप है वहाँ पे शेयर करिए। प्लीज़ दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात होती है नेक्स्ट पॉइंट पे, मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं। तो मधुमक्खी में यहाँ पे देखिए, मधुमक्खी में डांक में फार्मिक अम्ल, मतलब आपको जब मधुमक्खी काटती है तो देखिए किसी किसी को यहाँ पे देखिए जहाँ भी काटती है वहाँ पे सूजन आ जाता है। तो क्या होता है, जो उनके डंक होते हैं उस डंक में क्या होता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वो फार्मिक एसिड यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फार्मिक एसिड देखने को आपको मिलता है। तो ये चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें आपको बताई गई, उसे फटाफट मधुमक्खी के पालन जो होता है उसे आप नोट कर लीजिए, क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई है। तब इसके बाद हम नेक्स्ट में बात करेंगे इग्लू। तो यहाँ पे आप देखिए फटाफट मैं आपको सिर्फ रिवीजन के तौर पे कराऊंगी कि देखिए आपने जो चीज़ें नोट की है सही से किया है कि नहीं। बस पहला पॉइंट आप लिखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाहा गांव में सबसे ज़्यादा लीची देखने को मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, मधुमक्खी का पालन करने का सही समय अक्टूबर से दिसंबर है। तीसरा पॉइंट, आपको मधुमक्खी पालन का एपीकल्चर में अध्ययन किया जाता है। चौथा
चौथा पॉइंट, लीची के जो फूल आते हैं वो फरवरी माह में आते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट, हर छत्ते में एक रानी होती है, कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं, इसके कुछ काम करने वाली होती हैं जो रस लाने का काम करती हैं फूलों से। ठीक, ये हुई बात। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट, जो मधुमक्खी पालन होता है उस बक्से का प्रयोग, ये मतलब पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठी घोल डाल दिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ ने मधुमक्खी का यहाँ पे जो डंक होता है वो कौन से एसिड पाई जाती है, तो वो पाई जाती है फार्मिक एसिड पाई जाती है। आई होप आपको चीज़ें मधुमक्खी पालन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे इग्लू के बारे में। इग्लू क्या होता है, देखिए यहाँ पे इग्लू, तो इग्लू आपको देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि इस तरीके से है, गोल आकार में। यहाँ पे छोटा सा एक मुहाना है, मतलब दरवाजा है, और ये बर्फ से पूरी ढकी हुई है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की जनजाति बनाती है। तो इग्लू क्या होता है इसके बारे में चलो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। तो बर्फ का जो घर होता है वो कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं, तो टुंड्रा प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ये घर एस्किमो जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन घरों को इग्लू कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि ये देखिए, जो बर्फ से जो बना हुआ घर कहाँ पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। ये घर एस्किमो जनजाति बनाती है। उस घर को क्या कहते हैं, तो ये ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो जिसमें से आपको यहाँ पे चूज करना है इग्लू। ठीक है, तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि इग्लू किस तरीके से बनता है। अब देखिए यहाँ पे चांगथाप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि ऊन कहाँ से मिलता है, इनका पालन क्या होता है, क्या भेड़ बकरी को किस तरीके से घुमाते, कितनी ऊंचाई पे है, इसके बाद ये कहाँ पे होता है, इनके टेंट के नाम क्या होते हैं, और जो चीज़ें पालते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को तक जरूर शेयर करिएगा। अपने वीडियो को यहाँ पे देखिए कई ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, कहीं भी इसे शेयर करिए दोस्तों। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चांगथाप के बारे में। चांगथाप जनजाति होती क्या है, इसका काम क्या है, और ये सीटेड में किस तरीके से किस लेवल पे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।